हेलो विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो से जिस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं वह है काव्य बिंब और सपाट बयानी। डॉक्टर नामवरसी का यह निबंध उनकी प्रसिद्ध कृति कविता के नए प्रतिमान में स्थान पाए हुए हैं। उन्होंने इस निबंध में जिन बातों पर विशेष रूप से चर्चा की है वह थी कि कविता में क्या मूर्त विधान आवश्यक है, इसके बिना कविता कविता नहीं रहती है, और यदि कविता में बिंब आते हैं तो उनकी स्थिति कैसी होना चाहिए, और जब परिवर्तन के हाथों में कविता चली जाती है तो बिंबों के प्रति किस तरह की ललक पाठक और कवि के अंतर्गत होती है, क्या वह बढ़ती है, कम होती है, इन सब चीज़ों का उन्होंने और सपाट बयानी को उससे जोड़कर जब कविता में इसके प्रति ललक कम हुई तो सपाट बयानी आई, उस चीज़ को यहाँ पर अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया था। और उसी में हमने देखा था कि उन्होंने कविता की मूर्तिमत्ता के विषय में विचार करते हुए रस प्रकरण को, संस्कृत काव्य शास्त्र को उठाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को भी उल्लेखित किया था। काव्य बिंब की प्रतिष्ठा के संबंध में उन्होंने अपने विचार रखे थे और उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य से लेकर नई कविता तक की अपनी बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि 1960 का वर्ष ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता के विकास का चरम बिंदु था। इस बिंदु से एक रास्ता नई कविता की रूढ़ियों की ओर जाता था, जिसमें बिंब आदि विज्ञापित नुस्खों के अंधा अनुकरण की प्रवृत्ति थी, तो दूसरा रास्ता सच्चे सृजन का था, जिसमें बिंबवादी प्रवृत्ति के बंधन को तोड़ना आवश्यक प्रतीत हुआ था। सायास बिंब योजना का प्रयास जब कवि करता है तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसको भी उन्होंने स्पष्ट किया था, और उस संबंध में उन्होंने केदारनाथ सिंह की कविता को प्रस्तुत किया था, पर बाद में किस तरह से उनके विचारों में परिवर्तन हुआ था और उन्होंने इसे काव्य के लिए आवश्यक नहीं माना था, इस बात को उन्होंने कहा था, जो हमने विस्तार से देखी है अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत। इसी विषय में उन्होंने सफल बिंबों की प्रस्तुति किस तरह से कविता के अंतर्गत होती है, इसके उदाहरण के रूप में कुछ कविताएं दी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता को हमने उदाहरण के रूप में देखा था, जो दो छोटे छोटे बिंब हमने उनके देखे थे। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए। एक बिंब और देखा था, जिंदगी मरा हुआ चूहा नहीं है, जिसे मुख में दबाए बिल्ली की तरह हर शाम गुजर जाए और मुंडेर पर कुछ खून के दाग छोड़ जाए। नामवरसी ने इनको प्रस्तुत करते हुए इनके बिंबों को पूर्ण माना था, परंतु उन्होंने कहा था कि कई बार कवि इस तरह की कविता प्रस्तुत करता है कि पाठक को उन्हें एक सूत्र में पुरोने के लिए सामयिक परिवेश का परिचय आवश्यक हो जाता है, और जब ऐसी कविताएं लिखी जाती है तो उस विषय में लेखक का मत था कि व्यवहारिक दृष्टि से पाठक का यह प्रयास अनुचित नहीं, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से यह प्रवृत्ति निश्चय ही काव्य विरोधी है। यदि किसी कविता का आंतरिक सूत्र ढूंढने के लिए पाठक को उस कविता से बाहर सामयिक परिवेश का सहारा लेना पड़े तो कविता की पराजय है। आगे उन्होंने इस विषय में जो कुछ चर्चा की है उसे हम आगे कुछ बिंदुओं से समझेंगे। उन्होंने गतिमयता और बिंब विधान के विषय में अपनी बात को आगे बढ़ाया है और बिंब विधान की चर्चा की है। उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है कि गतिमयता के साथ साथ बिंब प्रस्तुति का सफल उदाहरण छोटी कविताएं मानी जा सकती है। अंग्रेजी में कुछ बिंबवादी कवियों ने छोटी कविताओं को ही आदर्श मानकर काव्य रचनाएं की थी। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजी काव्य को भी यहाँ पर तथ्य रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि उन कविताओं में कल्पना एक बिंब के रूप में आती है। उन्होंने इसके लिए जापानी हाइकू एजरा पाउंड का आदर्श काव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसकी ओर भी हिंदी की नई कविता का ध्यान छठे दशक के अंत में गया, ये बात भी उन्होंने कही है। इस दृष्टि से अज्ञेय के काव्य को उनकी कृति जो अरियो करुणा प्रभामय है उसे उन्होंने प्रस्तुत किया है, और उल्लेखनीय तथ्य रेखांकित तथ्य के रूप में उन्होंने ये भी कहा है कि अज्ञेय से भी पहले चौथे दशक में शमशेर बहादुर सिंह इस प्रकार की छोटी बिंबवादी कविताएं लिखते रहे हैं। उनकी कविताएं जो छोटी है परंतु बिंब प्रस्तुत करती है उसे उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम यहाँ पर उन कविताओं को भी
देखते हैं सूना सूना पथ है, उदास झरना, एक धुंधली बादल रेखा पर टिका हुआ आसमान जहां वह काली युवती हंसी थी। उन्होंने कहा है कि इस बिंब प्रवृत्ति में आगे चलकर सघनता आई थी और शमशेर बहादुर सिंह ने सुबह शीर्षक से एक कविता लिखी थी जो उन्होंने यहाँ प्रस्तुत भी की है। जो कि सिकुड़ा हुआ बैठा था वो पत्थर सजग होकर पसरने लगा अपने आप। इस प्रकार उन्होंने उदाहरण देकर यहाँ पर इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया है कि छोटी कविताओं में बिंब अच्छी तरह से प्रस्तुत हो सकते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके फूल नहीं रंग बोलते हैं संकलन को उन्होंने इस दृष्टि से सामने रखा है और यह बात कहना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए कि गतिमयता के साथ बिंब प्रस्तुति की दृष्टि से छोटी कविताएं अधिक सफल रही है। उन्होंने कुछ अन्य कवियों का भी जिक्र किया है। मूर्तिमत्ता के अभाव में भी कविता की स्थिति हो सकती है। इस बात को भी कविता यहाँ पर डॉक्टर नामवर सिंह ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि हमें इस विषय पर चर्चा करना चाहिए कि मूर्तिमत्ता कविता के लिए आवश्यक है या नहीं। उन्होंने अपना तर्क दिया है कि बिंबवादी काव्य सिद्धांत को अपनाए बिना भी कविता में मूर्तिमत्ता लाई जा सकती है। प्रगतिशील कवियों ने अपनी कृतियों में इस तरह की रचना की है, इस तरह के काव्य की रचना की है जहां हमें ये स्थिति देखने को मिलती है। उन्होंने नागार्जुन के अकाल और उसके बाद जो बहुत प्रसिद्ध कविता है उस कविता को यहाँ प्रस्तुत किया है और उसको विश्लेषित किया है। हम भी यहाँ पर उसके माध्यम से ही बात को समझते हैं ताकि हम उनकी बात को पूर्ण रूप से समझ सकें। छोटी सी कविता है जो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी होगी। कविता है कुछ इस प्रकार। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन में ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। दो विरोधाभासी स्तुतियां हैं जो यहाँ पर नामवर सिंह ने कुछ बिल्कुल सामान्य जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के माध्यम से स्पष्ट की है। चूल्हा, चक्की, छिपकली, चूहे, कोहे के अलावा उन्होंने दाने और धुआं जैसी रोज की जो काम में आने वाली हमारी चीजें हैं उनके द्वारा अपनी बात को विरोधी स्थितियों को सामने रखकर उन्हें मूर्त रूप देते हुए अभिव्यक्त किया है और यह उनका विशिष्ट कवि कौशल ही कहा जाएगा कि उन्होंने इन चीज़ों का सिर्फ वर्णन नहीं किया है, उनके क्रियाकलाप को दिखलाया है और क्रियाकलाप के चयन में भी एक उनकी अपनी विशिष्ट दृष्टि है जिसे शुक्ल के शब्दों में यदि कहें तो व्यापार शोधन नाम दिया है। जब वे कहते हैं कि चूल्हा रोया तो ये एक मुहावरा भी मान ले हम, तो यहाँ जो बात कहना चाहते हैं कवि उसी बात को नामवर सिंह स्पष्ट करते हैं और वो कहते हैं कि चूल्हा रोया। जब ये कहते हैं तो चूल्हा और उदास चक्की के पास कानी कुतिया को उन्होंने सोने की बात कही है जो बड़ा ही मर्मस्पर्शी क्रियाकलाप है। ये मन में एक भावचित्र जगाता है। अनाज के लिए उन्होंने सिर्फ दाने शब्द का प्रयोग किया है और अंतिम स्पर्श देने के लिए उन्होंने कोई ने खुजलाई पाखे शब्द का प्रयोग किया है। घर भर में खुशी जब आती है तो उसके हिस्सेदार भी कौन कौन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ के प्राणी हो सकते हैं और जब दुख आता है तो भी कौन कौन दुखी हो सकते हैं, इन सब का जिक्र इस कविता में बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ किया गया है। और हम यहाँ ये कह सकते हैं जो यहाँ नामवर सिंह भी स्पष्ट करना चाहते हैं और कवि का मंतव्य भी रहा होगा जब कविता लिखी गई थी कि इसमें केवल सूक्ष्म पर्यवेक्षण और यथार्थ चित्रण ही नहीं है, वास्तविकता के मर्म की यह आंतरिक पहचान कोई नैतिक दृष्टि नहीं है, एक मूर्तिमत्ता यह भी है इसके अंतर्गत कि उन्होंने पूरे भाव चित्र को बिल्कुल सामान्य वस्तुओं के माध्यम से यहाँ पर बिंब
रूप में उभार दिया है। परंतु यह बिंब तथाकथित बिंबवादी मूर्तिमत्ता से कितना अलग है, इस तरह की बात कहते हुए कवि ने इसकी मूर्तिमत्ता को पूर्णतः स्पष्ट किया है, जो हम स्वयं यहाँ पर इसे महसूस करते हैं। जब हमने बचपन में ये कविता पढ़ी थी तभी ये कविता हमें रटवा याद हो गई थी, इतना वो मर्मस्पर्शी रही है और आज भी ये हमें उतनी ही आकर्षित करती है। हम उनके अन्य विचार जो उन्होंने इस निबंध में प्रस्तुत किए हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी अवश्य बजा दीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।